हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल का अगला कॉमिक विशेषांक, शैतान खोपड़ी। हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन। चित्रांकन बेदी जेएस। सहयोग मोनिका गौरव, अमित श्रीकांत। कहानी तरुण कुमार भाई। संपादन मनीष गुप्ता। आज बाकेलाल बहुत जल्दी में था। ओए बैठो बादशाहो, ही चल का लिया। ढैंचू ढैंचू बाकेलाल, बादशाह मैं हूँ। इच्छा मणि के प्रभाव से मैं गधा क्या बन गया कि तू मुझे भूलकर मेरे बड़े भाई कालिया की पीठ पर सवार हो गया। किंतु आज बाकेलाल के पास किसी का भी दुखड़ा सुनने या उसकी ओर देखने का समय नहीं था। बाकेलाल बहुत पछताएगा। मुझे तो एक बार गिराने की आदत थी, पर मेरे भाई बड़े भाई को 2 बार गिराने की आदत है। टैचो टैचो। अबे ओ चाबुक पीछे रख। कालिया चाबुक नहीं, सिर्फ चने खाता है। पहली गलती है, इसलिए माफ़ कर रहा हूँ। बाकेलाल तीव्र गति के साथ घोड़ा दौड़ाता हुआ चबूतरे पर रखे हुए विशाल घोंसले के सामने पहुंचा। कमाल है, चाबुक में और इस आदमी बाकेलाल की सेहत में कोई फर्क ही नहीं है। बाकेलाल उस चबूतरे के सामने पहुंचा और घोंसला बाबा की जय हो। ची ची ची। पुत्र, ये क्या कर रहे हो बेशरम। अगर तुम मेरे पाँव छू रहे हो तो घूमकर ठीक मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि इस वक्त तुम मेरी पीठ की तरफ खड़े हो। मेरे पाँव उधर नहीं, इधर हैं। ओह क्षमा करना घोंसला बाबा, मैं घूमकर सामने आ जाता हूँ। ही। इच्छा बता वत्स, मैं अपने हर भक्त की इच्छा पूर्ण करता हूँ, चाहे वो किसी के हित में हो या अहित में। आपकी इतनी प्रशंसा सुनकर मैं यहाँ आया हूँ घोंसला बाबा। मेरी भी एक प्रबल इच्छा है, किंतु हर बार उसके पूर्ण होने में कोई ना कोई अड़ंगा लग ही जाता है। घोंसला बाबा की कृपा में अब नहीं लगेगा। इच्छा बता। मैं विशाल गढ़ का राजा बनना चाहता हूँ, किंतु ये तब तक संभव नहीं जब तक वो मोटा मुच्छड़ मनुष्य राजा विक्रम सिंह जीवित है। अगर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता दें जिससे कि मुच्छड़ के बचने का सवाल ही पैदा ना हो, तो मैं आपके चरण धो धो कर पीऊँगा। उपाय तो मैं बता दूंगा, किंतु इस बार जब चरण धोने आना तो पहले मुझसे पूछ लेना कि मेरे चरण किस हो रहे हैं। बाकेलाल, ले इसमें जो क्रियाएं लिखी हुई हैं, अगर तू उन्हें राजा विक्रम सिंह के हाथों करवाने में सफल हो गया तो तेरी मंशा अवश्य पूर्ण होगी। और हाँ, इन क्रियाओं को घर जाकर ही पढ़ना, और जब तक पढ़ ना लो पर्चे को जेब में न रखना। ठीक है घोंसला बाबा, अगर मैं मुच्छर सिंह को मारने में सफल हो गया तो तुम्हें घोंसले का एक शानदार महल बनवा कर दूंगा। बाकेलाल जितनी तेजी से घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा था, उससे भी अधिक तेजी के साथ घोड़ा दौड़ाता हुआ वापस लौट पड़ा। चल कालिया, बन गया काम। पर मेरा अभी कहाँ बना है। मेरा तो तब बनेगा जब मैं तुझे 2 बार गिरा दूंगा। अरे अरे, ये काम तो बादशाह करता था। बाकेलाल सीधा जाकर गिरा वहां विश्राम करते उस युवक पर। कालिया के बच्चे, तुझे जरूर बादशाह ने भड़काया होगा। नहीं, मैं बादशाह का भाई हूँ। क्षमा करना भैया, मेरे घोड़े का पाँव फिसल गया था। कोई बात नहीं, मैं गहरी निद्रा में सो गया था, इसी बहाने मेरी निद्रा भी भंग हो गई। मेरा नाम फन्ने खां है। मैं अपने पिताश्री से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे किसी बाबा ने बताया था कि उनकी अल्पायु में ही मृत्यु का योग है। मैं इस योग को टालने के लिए ही घोंसला बाबा के पास गया था, और मैं मोटे की मृत्यु का योग पैदा करने गया था। ओह, घोंसला बाबा का पर्चा मेरे हाथ से छूट गया था। कमबख्त कालिया, अब अगर तूने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो तुझे चाबुक से पीटूंगा। अब महल पहुँच कर ही गिराऊंगा। अब मेरे पिताश्री की आयु बढ़ जाएगी। उसी शाम को बाकेलाल ने अपने कक्ष में पहुंचकर उस पर्चे को पढ़ा। क्रियाएं हैं तो मुश्किल, किंतु बिल्कुल असंभव नहीं। अपनी योजना की सफलता के लिए मुझे ये सारी क्रियाएं मोटे मुच्छर से करवाने का इंतजाम करना ही होगा। उधर फन्ने खां भी पढ़ रहा था घोंसला बाबा का दिया पर्चा। क्रियाएं तो मुश्किल है, किंतु मैं सब पूर्ण करूंगा। अगले दिन घोंसला बाबा की लिखी क्रियाओं के मुताबिक सबसे पहले मुझे मोटे को खिलानी है चप 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 पान की गिलौरी। कुटुक। उसके लिए मुझे पान का पत्ता तो पनवाड़ी से मिल गया। अब मैं पान को इस पत्ते को इस रोशनदान पर रख देता हूँ। अब मैं छिपकर कबूतरे के वहाँ जाने का इंतज़ार करता हूँ। कबूतर उधर जा रहे हैं। काफ़ी देर हो गई कबूतरों को वहाँ बैठे, शायद अब तक मेरा काम हो गया होगा। बाकीलाल के हाथ से कबूतर उड़ गए। वाह, बन गया काम। कबूतरों ने पान के पत्ते पर बीट कर दी। कबूतर की बीट वाले पान के पत्ते को एक तरफ सुरक्षित रखने के बाद बाकीलाल पुनः चल पड़ा जंगल की ओर। अब मुझे चाहिए जिंदा शेर का नाखून, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। जिंदा शेर का नाखून तो मैं प्राप्त करके ही रहूँगा।
और उसके लिए मुझे ढूंढनी होगी शेर की कोई मांद। वाह, मिल गई। अब मैं पहले कालियों को मांद की तरफ भेजकर ये पता लगाता हूँ कि शेर मांद में है या नहीं। अगर शेर मांद में हुआ तो घोड़े की हाट पाकर बाहर आ जाएगा, मरेगा तो कालिया मरेगा। उसके बाद मैं शेर की मांद खाली होने की प्रतीक्षा करूँगा। इस बाकेलाल ने तो मुझे बिल्कुल ही गधा समझ लिया है। अब मुझे पता है अबे मुझे पता है कि ये शेर की मांद है, पर मुझे ये भी पता है कि इस वक्त ये खाली है, तभी मैं इधर जा भी रहा हूँ, क्योंकि शेर जहाँ भी होता है उसके हाँफने या गुर्राटों की आवाज़ें ज़रूर आती हैं। शेर गुफा में नहीं है। चल बेटा बाकेलाल, शुरू हो जा। अबे दम है तो बाहर आ। बाकेलाल ने कालिया के पीठ पर लदा हुआ थैला उतारा और मांद के बाहर चारों ओर मैं फैला दूंगा ये कांच। अबे ये घोचू कर क्या रहा है? और घोड़े सहित इस वृक्ष के पीछे छिपकर करूंगा शेर के आने की प्रतीक्षा। इतना तो समझ में आ गया कि ये शेर के पांव घायल करना चाहता है, पर कायकू भाई, शेर इसका क्या बिगाड़ेला है बाप। जैसे ही शेर की मान की तरफ बढ़ेगा उसके पांव में कांच चुभ जाएंगे और वो घायल होकर गिर जाएगा, और तब आए ये घोड़ा और आदमी मेरी मान के प्यास क्या कर रहे हैं। लगता है वो आदमी शिकारी और छुपकर मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। पर इसे क्या पता कि मैं इनके पीछे से आकर इनकी ऐसी की तैसी फेर दूंगा। ये तो शेर की आवाज़ है। अबे गला छोड़। अबे तेरी तो, अबे देखने दे शेर किस पर कूद रहा है। कालिया, तू यहीं रहना। मैं भागकर मान में घुसता हूँ। शेर मान में आकर मुझे खा जाएगा और तू बच जाएगा। मेरे लिए अपनी कुर्बानी दे देगा? मान तक आते आते इसे खाकर शेर का पेट भर जाएगा और मैं बच जाऊंगा। भागते कहाँ हो? कटैया से आज तक कोई नहीं बचा। बाकी ने शेर से बचने के लिए लगाई छलांग और शेर सीधा वहां पहले कांच पर जा गिरा। आई धोखा। शेर के चारों पांवों में कांच धस गए और वो खड़ा न रह सका। नीचे गिरते हुए शेर के शरीर में भी कांच धस गए। तब क्यों बच्चू, मुझ पर हाथ साफ करना चाहता था? यार बाकेलाल, मैं तुम्हारी और दोस्ती का पंजा बढ़ाता हूँ, पर पंजा मिलाने से पहले कांच निकाल दे, वरना कांच तुझे चुभ जाएगा। ठीक है, कांच निकालता हूँ, पर पहले अपनी आंखें बंद कर ले। तब बाकेलाल ने निकाला चाकू। अब मैं तेज धार चाकू से इसका नाखून काट लेता हूँ। पान में सुपारी की जगह पर रखने के लिए मिल गया शेर का नाखून। कमाल है, ऐसा नाई तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, जो खुद जाकर शेरों के नाखून काटता और वो भी मुफ्त में। अब इससे पहले कि शेर झपट पड़े, भाग का लिया। ओए तो का, अबे कांच तो निकाल। बोल बाके गिरा दूं तुझे भी कांच पर? चल छोड़, बच्चा समझकर माफ कर दिया। घर आकर ये रख दिया मैंने पान के पत्ते पर जिंदा शेर का नाखून। घोड़े की जुगाली की झाग पर टपकाते ही तैयार हो गई पान की गिलौरी। अब इसे मैं ले जाकर खिलाता हूँ मुच्चड़ मनूस को, ताकि घोंसला बाबा की लिखी पहली क्रिया संपन्न हो जाए। जल्द ही। अरे आओ बागेलाल, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। और मैं आपको। किंतु पहले आप बताएं कि आप मुझे क्यों याद कर रहे थे? बाकेलाल, अभी अभी गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है कि राजपुरी का राजा लखलानत विशाल गढ़ पर चढ़ाई करने की योजना बना रहा है। उसने अपने एक दरबारी के हाथों पान का बीड़ा भेजा है। उसने कहलवाया है कि या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए या फिर हमसे मित्रता का प्रमाण पान का यह बीड़ा चबा कर दे। तो फिर इसमें समस्या क्या है? बाकेलाल, समस्या यह है कि मैंने कल रात्रि से ही पान खाना छोड़ दिया है। पान खाना छोड़ दिया है? मगर क्यों महाराज? कल रानी अपनी नई पोशाक मुझे दिखाने आई, उसमें मैं पान चबा रहा था। वैसी पोशाक मैंने एक दिन किसी मदारी की बदरिया को पहने देखा था, बस फिर क्या था। हमें रानी की शक्ल देखकर जोर की हंसी आ गई और पान की सारी पीक महारानी के नए वस्त्रों और उनके चेहरे पर फब्बारे की तरह छूट निकली। बस इसी वजह से मैंने सुपारी की सौगंध लेकर पान कभी न खाने की सौगंध खा ली। अब तुम ही बताओ अकेला कि मैं पान का ये बीड़ा कैसे खा सकता हूँ? और अगर मैंने ये गिलौरी ना चबाई तो राजा लखलानत युद्ध करने आ धमकेगा। तब अकारण ही सैकड़ों सैनिकों के जीवन की आहुतियाँ चढ़ जाएंगी। और तुम्हें तो पता है कि मैं अकारण युद्ध नहीं लड़ना चाहता। अब तुम ही बताओ कि मैं की करा, कित्थे जावा?
बेटा बाकेलाल, मुच्छड़ की ये सौगंध तो तुझे तोड़वानी ही पड़ेगी, वरना तू जो पान की गिलौरी लाया है वो भी मुच्छड़ नहीं खाएगा और तेरी योजना पहली क्रिया पर ही धराशायी हो जाएगी। ओह हाँ, क्यों ना अपनी गिलौरी राजा लखनानत की गिलौरी से बदल दूं और फिर तोड़वाऊं मुनीस की सौगंध। मन ही मन ये सब सोचने के बाद बाकेलाल गंभीर स्वर में बोला, महाराज, अगर आपने ये बीड़ा ना चबाया तो सब सचमुच सैकड़ों सैनिकों की निरपराध हत्याओं का पाप आपके सिर होगा। नहीं बाकीलाल, मुझे इस अपराध से तुम ही बचा सकते हो। महाराज, तब तो आपको ये बीड़ा चबाना ही पड़ेगा। मौका देकर बाकीलाल ने पान का बीड़ा बदल दिया। ये बदला मैंने पान का बीड़ा अपनी गिलौरी से। सॉरी गाइस। विक्रम सिंह को मुंह खोलना ही पड़ा। शाबाश अच्छे बच्चे। कमबख्त ने अभी तक कुल्ला भी नहीं किया, मुंह से बदबू आ रही है। क्रच क्रच, वो मारा पापड़ वाले को। कुछ अजीब से स्वाद का पान है बाकीलाल। कबूतर की बीट का स्वाद आ रहा होगा इसमें। राजापुरी का पान ऐसा ही होता है महाराज, फिक्र की कोई बात नहीं है। चबाए जाइए, चबाए जाइए। पान खाकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। वो मारा। प्रथम क्रिया के साथ ही असर शुरू हो गया। घबराइए नहीं महाराज, ये चक्कर तो भूख से आ रहे हैं। महारानी जी, महाराज के लिए पीक दान मंगवा दे ताकि उसे पीक से भरकर सबूत के लिए राजा लखलानत के पास भेजा जा सके। अभी मंगाती हूँ। और जब विशालगढ़ से पीकदान राजपुरी पहुंचा, अरे विक्रम सिंह ने पान खाने का सबूत ये पीकदान भेजा है। कहो गुप्तचर, विक्रम सिंह कैसा है? राजा लखलानत के गुप्तचर ने राजा विक्रम सिंह का हाल बताया। महाराज, आपके शांति प्रस्ताव से बहुत खुश हैं। उन्होंने आपके लिए भी पान भेजा है महाराज। क्या राजा विक्रम सिंह ठीक ठाक है? किंतु हमने तो पान के पीने में तीव्र विष मिला कर भेजा था, जिसे खाते ही विक्रम सिंह मर जाता। मोटा विष पचा गया। बाकेलाल की योजना ने राजा लखलानत की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। दूसरी ओर फन्ने खां भी अपनी क्रियाएं पूर्ण करने में लगा था। पहली क्रिया के मुताबिक करेले के रस में भिंडी के बीज मिलाकर अब उसे मैंने मुर्गे के सामने रख दिया है। जब मुर्गा इस रस की ओर देखकर आंख मार देगा तो इस रस को ले जाकर मुझे पिलाना है अपने पिताश्री को। पुत्र, ये तो विष की तरह बहुत कड़वा है। घोसला बाबा के मुताबिक तो ये अमृत है पिताश्री, नाक बंद करके पी जाइए। दूसरी क्रिया के मुताबिक और उधर भी दूसरी क्रिया के मुताबिक मुझे मोटे को एक ऐसे व्यक्ति से लात पड़वानी है जो पैदा होते ही रोने की बजाय हंसा हो। ऐसे व्यक्ति को तो मैं जानता हूँ, मगर उसकी लात मोटे को कैसे पड़वाई जाए, क्योंकि राजा को लात मारने की हिम्मत भला किसमें होगी। इसके लिए करना होगा एक काम। लोगों में एक टोटका प्रचलित है कि अगर किसी की कमर में मोच आ जाए तो उसकी कमर से मोच निकलवाने के लिए किसी ऐसे ही व्यक्ति की लात पड़वाई जाती है। अगर राजा की पतली कमर में कोई बल आ जाए, वाह, तब तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। यानी बन गई योजना। और अगले ही दिन, बागेलाल, तुमने हमें क्यों बुलवाया? क्योंकि मैं इस घोड़े को दरबार में नहीं ला सकता था महाराज। महाराज, ये 5 टांगों वाला घोड़ा है। ऐसे घोड़े की सवारी किसी भाग्यशाली को ही नसीब होती है। अरे ये तो सचमुच 5 टांगों वाला है। इस भाग्यशाली घोड़े की सवारी करने पर व्यक्ति निरोगी व स्वस्थ रहता है। इसका मालिक तो इसे दे ही नहीं रहा था, पर मैंने आपको एक चक्कर कटाने के लिए उससे थोड़ी देर के लिए ले लिया। अब आप जल्दी से पर सवार हो जाएं। बाकेलाल ने घोड़े को एड़ लगा दी। अब आएगा मज़ा, क्योंकि इस घोड़े का दिमाग खराब है। ये अपने ऊपर चढ़ाते वक्त तो बड़ा शरीफ बना खड़ा रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये दौड़ता जाता है इसका दिमाग पूरी तरह से खराब होता जाता है और फिर ये अपनी सवारी के शरीर को एक ऐसा झटका देता है कि सवारी की कमर तो गई गई। इसकी यही विशेषता सुनकर ही तो मैंने इसे एक व्यापारी से खरीदा। चल कालिया, उसके पीछे चल। अरे उस पागल घोड़े को यहाँ कौन लाया? ये तो पूरे अस्तबल में मशहूर है। आज तो हो गई महाराज की छुट्टी। इधर विक्रम सिंह को लेकर घोड़ा सरपट दौड़ा। वाह, ये तो हवा से बातें करता है। घोड़ा मजबूत भी है, क्योंकि मुझे बिठाने के लिए बाद ये एक बार भी नहीं लड़खड़ाया। भाग मेरे 5 टांगों वाला शेर। दिखा दे अपनी मस्त चाल। मेरी पीठ पर बैठकर मुझे 5 टांगों वाला बोलता है, तो फिर ले झटका। एक झटके से तेरा क्या होगा मोटे? ले दूसरा झटका। मरा। अब ले तीसरा। थम। तभी, अरे ये क्या महाराज, अब गिर कैसे गए?
बाकीलाल, घोड़ा अचानक बिदक गया। जरूर आपने उसकी लगाम खींच दी होगी। मैं आपको बताना भूल गया था महाराज कि ये लगाम खींचने पर नहीं रुकता, सिर्फ अपनी मर्जी से ही रुकता है, और अगर कोई लगाम खींच दे तो ये अपने सवार को पटक देता है। कमर दर्द से परेशान विक्रम सिंह वहीं बैठ गया। किंतु बाकीलाल, मेरी कमर में तो शायद मोच आ गई है, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। और ना कोई आपको हिला सकता है महाराज। अब तो एक ही उपाय है, जल्द ही। पहलवान पटक मार, जल्दी से महाराज को लात मारो ताकि टोटके से महाराज की कमर की मोच ठीक हो जाए। अभी लो बाकेलाल जी। तड़ाक! अरे वाह बाकेलाल, मोच ठीक हो गई। ये तो करामाती टोटका है। मेरी भी कमर की मोच ठीक हो गई है महाराज। क्या, तुम्हारी भी? जी हाँ महाराज, ये मोच विवाह के समय मेरे फेरे लेते वक्त मेरी कमर में आ गई थी, जिसका इलाज था किसी राजा को कसकर लात रसीद करना। किंतु अगर मैं पहले ऐसा करता तो मेरी दोनों टांगें तोड़ दी जाती, परंतु आज मुझे अवसर मिल ही गया। चलो, राजा भी खुश और प्रजा भी खुश। और बाकेलाल भी खुश, क्योंकि पूरी हो गई घोंसला बाबा की दूसरी क्रिया भी। उधर फन्ने खां की दूसरी क्रिया भी आसानी से पूरी होने वाली थी। पिताजी, मैं छोड़ रहा हूँ, गिरिएगा नहीं। चेष्टा करके किसी तरह इस गधे के पीछे खड़े रहिएगा। अब मैं इस गधे की गर्दन से जलती लकड़ी धुआं दूंगा, छुआ दूंगा तो ये बिदक कर आपको दुलत्ती जड़ेगा। गधे से पंगा लेता है, शर्म नहीं आती? ढैचो ढैचो। वाह, आप उछलकर खाट पर जा गिरे और अब हो गई ये क्रिया भी पूरी। इस दुलत्ती ने तो मेरी रही सही कसर भी निकाल दी बेटा। बस पिताजी, अब कुछ ही क्रियाएं बची हैं, उसके बाद अब उछलकर खड़े हो जाएंगे। पेट में गुड़गुड़ क्यों शुरू हो गई? उसी रात्रि घी में आटा शक्कर से बनी चूरी, बाके बना राजा, दो क्रियाएं पूरी। और अब तीसरी क्रिया है महाराज के सिर पर काले कौए की टोंग मरवाना। खोए तो सभी काले होते हैं। पर यह तो बड़ी जटिल क्रिया है। भला काला कौआ आकर अकारण ही मोटे के सर पर टोंग क्यों मारेगा? सोच बाके सोच। सोच लिया। अब तो मुच्छड़ के सिर पर कोई की चोट पड़े ही पड़े, पर उसके लिए मुझे मुंह सवेरे उठकर एक काम करना होगा। मुंह सवेरे उठा था आज फन्ने खां भी। भोर के समय पकड़े बिच्छू को मारकर निकाला उसका डंक। पच पच पच, मर गया। पिंच। और जूता फेंक कर मारी गई छिपकली की कटी पूंछ। छिप छिप छिप। हुड़ दसो मैं की कसूर कितना। सपेरे से खरीदे सांप के विष की एक बूंद का 100वां भाग। अबे मैं कहता हूं मुंह छोड़। इन सब चीजों को दाल के साथ पीसकर दाल का हलवा बनाकर पिताश्री को खिलाना है। घोंसला बाबा का यह हलवा ही तो आपको दीर्घायु प्रदान करेगा पिताश्री। यम यम यम, वाह, हलवा तो मजेदार है पत्र, पर कहीं कहीं से कड़वा भी है। एक पुत्र ये था जो अपने पिता की दीर्घायु के लिए कुछ भी करने को तैयार था, और एक था बाकेलाल जिसे विक्रम सिंह पुत्र समान समझता था। क्या सोचता था विक्रम सिंह और क्या निकला बाकेलाल। सुबह सवेरे सभी पक्षी अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर उनके लिए भोजन लाने उड़ जाते हैं। कुछ दिन पहले जब मैं चाबुक बनाने के लिए पतली लकड़ी तोड़ने इस वक्त पर चढ़ा था तो मैंने ऊपर एक कोए का घोंसला और उसमें अंडे भी रख दिए थे, और वो अंडे कौवे के थे। उस वक्त बीसियों कौओं ने मुझे टोंग मार मार कर नीचे उतरने पर विवश कर दिया था। हालांकि उस वक्त कौआ घोंसलों में होगा तो घोंसलों में होना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी एहतियातन आज मैं सिर पर यह मटकी ढककर आया हूँ। और वाह, बन गया काम। अंडों में से बच्चे निकल आए। काव काव, फिट्टे मुंह, तेरा यहाँ क्या करने आया है? कौओं की माँ क्रोधित होकर बाके पर झपटी। टोंग, काव काव गुड़। रुड़ जानिया, हट पीछे। अब ये चाहे जितनी टोंगे मार लें, पर मुझे नहीं लगने वाली। ये उठाया मैंने कौए का एक बच्चा। काव काव, आज इसने सिर पर मटकी पहनी हुई है, इस पर मेरी टोंग का कोई असर ही नहीं हो रहा। मैं तुझे कैसे बचाऊं मेरे लाल, मेरे काले? हे कवन देवता, मदद कर। काव, भैया को बचाओ वरना मैं राखी किसे बांधूंगी। का बचाओ बचाओ माँ, मुझे बचाओ। बाके कौए के बच्चे को लेकर नीचे कूद गया। चलो, ये काम तो पूरा हो गया, अब शुरू होगी तीसरी क्रिया। काव काव, घबरा मत मेरे काले, मैं पता लगाकर रहूंगी कि ये शैतान मानव तुझे कहाँ ले जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं
शैतान खोपड़ी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।